सो FIT दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका सब्जेक्ट होता है। दिस सिलेबस इज स्पेसिफिकली IP यूनिवर्सिटी का सिलेबस। लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से BCA कर रहे हो तो आपका सिलेबस मोर और लेस सेम होता है फॉर द सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट का नेम हो, जो कि आपकी कंप्यूटर बेसिक्स आपको पढ़ाता है, उसमें आपको मोर और लेस सेम टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। सो आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज योर टॉपिक नेम्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। सो आपके यूनिट का नंबर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, बट IB यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 4 है, जिसके अंदर आपके पास सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड हैं कंप्यूटर नेटवर्क से एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स इन IT से, ठीक है। सो इसमें पहली चीज जो आप पढ़ोगे वो है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट क्या होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कैसे मेजर होती है, देन आपके पास मीडिया कौन कौन सा है, डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है, टोपोलॉजीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। सो दैट वी विल बी स्टडिंग। फिर हम स्टडी करेंगे इसमें इंटरनेट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स, जिसमें टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इंटरनेट आ जाएगी कि प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, इंटरनेट, ये सब कुछ क्या होता है, एंड देन एडवांस ट्रेंड्स इन IT एप्लीकेशन। सो अभी हम पहले शुरू करते हैं विद द टॉपिक नेम्ड कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, राइट। सो कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो ये नोट्स हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोर्स जो आपका लाइव कोर्स है ऐप के ऊपर, उसमें से आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने एनरोल नहीं भी किया हुआ है तो फ्री स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर है ऐप पे, तो फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाओगे, वहां पे भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स मिल जाएंगे, राइट। अदरवाइज अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो मुझे बता सकते हो, आई शेयर द फाइल इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सो देखो, आप और मैं कनेक्टेड हैं, हम किस वजह से कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता तो हम भी कनेक्टेड नहीं होते। मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्योंकि हम लोग एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। सो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि वो डेटा और इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सके, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, राइट। So computer network is a collection of interconnected computers so that they can share information and resources. उसकी जरूरत क्या पड़ती है कि हम रिसोर्स शेयरिंग करना चाहते हैं, हम एक रिलायबल नेटवर्क बनाना चाहते हैं। रिलायबल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आप वहां पर देखना चाहते हो कि जो भी डेटा हमारे पास है वो हमें हर हालत में अवेलेबल हो। जैसे मान लो कि एक सिस्टम अभी बिजी है, ठीक है, तो वो आपको दूसरे सिस्टम से इजीली अवेलेबल हो जाएगा अगर वो एक से ज्यादा जगह पर स्टोर्ड है। सो वी कैन इजीली अचीव इट, वी कैन इजीली एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, हम उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो वो बेनिफिट्स हो जाते हैं इसके, और उस चीज को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। कॉस्ट फैक्टर, एक बड़ा एक्सपेंसिव मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसकी जगह पर हम छोटे छोटे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके वही सेम पावर, वही सेम परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। सो कॉस्ट इज ऑल्सो गुड। कम्युनिकेशन मीडियम की तरह यूज होता है, आप ईमेल, चैटिंग, ठीक है, ये सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से कर सकते हो। अब आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपने अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में आ, देखा होगा कि कंप्यूटर लैब है और उसके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, या कभी आप अपने पेरेंट्स के ऑफिस गए हो तो वहां पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्यों कनेक्ट करते हैं? ताकि आपके पास जो फाइल्स है, ठीक है, वो फाइल्स अगर एक कंप्यूटर पे स्टोर्ड है तो वो किसी भी कंप्यूटर से ओपन करी जा सकती है। सो फाइल्स की शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। प्रिंटर डिवाइस हो गया आपके पास, जिसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ एक ही प्रिंटर अटैच्ड होता है। आप किसी भी जगह से प्रिंटिंग की कमांड दो तो आपका प्रिंट आउट निकल के उसी प्रिंटर से आता है। सो वी आर शेयरिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक है, ये तो आप अपने घर पे एग्जांपल देख सकते हो। आप एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, लेकिन आपके घर में सारे डिवाइसेस, आपका लैपटॉप, आपका फोन, आपके फादर का लैपटॉप, उनका फोन, आपका टीवी, सब कुछ उसी वाईफाई से चल रहा होता है। तो वी आर शेयरिंग दैट रिसोर्स, राइट। सो रिसोर्स शेयरिंग एक बहुत ही बड़ा फीचर है कंप्यूटर नेटवर्क का, राइट। उसके अलावा आपके पास ये सब मेथड्स तो मतलब ये सब रिक्वायरमेंट्स तो हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के। सो यहाँ पर आपके पास यही सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ जो मैंने आपको बताया है, दैट यू कैन रीड इन द नोट्स। अब बात आती है कि भाई नेटवर्क्स जो हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, कि कितना एरिया वो कवर कर रहा है, उसके बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। इन नोट्स में यहाँ पर आपके पास यहाँ जो है वो 5 किलोमीटर लिखा है, ये मिसप्रिंट है, इट शुड बी 1 किलोमीटर, बाकी सब ठीक है। अब ये है क्या?
सो हमारे पास चार तरह के नेटवर्क्स होते हैं: लैन, मैन, वैन, पैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आपके घर में यूज होता है, सो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हम अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैन। मतलब ये आपका कह लो, जैसे हम पर्सनल यूज के लिए, मैंने क्या कहा, मैंने अपने कंप्यूटर्स को आपस में, कंप्यूटर्स को किया जैसे अपने फोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया, और जो फोटोज मेरे फोन में है वो मैंने अपने लैपटॉप में भेज दी, ठीक है। या मेरे पास मेरे फोन में फोटोज थी और मैंने आपको ब्लूटूथ से भेज दी, या मैंने कोई मूवी आपको ब्लूटूथ से भेज दी। व्हाट्सएप का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मतलब कोई भी चीज जो इंटरनेट से चलती है उसको यूज नहीं कर रहे हो। उसके अलावा आप डेटा केबल से भेजो, या आप शेयर इट ऐप से भेजो जो ब्लूटूथ यूज कर रही है, एप्पल का ड्रॉप से, एयर ड्रॉप से भेजो, तो वो सारा जो है वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। सो यूजुअली ये 10 मीटर्स तक की रेंज में ही होता है, बहुत छोटी रेंज में होता है, राइट। देन अब जब प्रोफेशनल पर्पस के लिए इसको हम यूज करने लग जाते हैं, तो हम उसको लैन कह देते हैं। So it is basically when you connect the computers together in a small geographical area, usually up to 1 kilometer. तो ये हो सकता है एक स्कूल के अंदर के कंप्यूटर्स है, एक ऑफिस के अंदर है, एक सिमिलर बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर्स है। तो वो 1 किलोमीटर की रेंज में अगर मैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रही हूँ, तो वो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं, और वो आपका 10 किलोमीटर तक चला जाता है, सो दैट इज कॉल्ड मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो 10 किलोमीटर तक की रेंज में अगर चला गया, तो वो मैन हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। सो आपका उस रेंज तक अगर हम यूज करेंगे तो उसको हम मैन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे केबल टीवी नेटवर्क, जो अब तो खैर सब चीज ओटीटी पे चल जाती है, जिसके लिए आप इंटरनेट से ही सब कुछ कर सकते हो, स्मार्ट टीवीज है सबके पास, है ना। और ओटीटी के थ्रू हम उस पे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब से ही सब कुछ देख लेते हैं। बट जो केबल टीवी होता था, अगर वो अभी भी काफी जगहों पे यूज होता है, तो वो जो केबल टीवी कनेक्शन हम लेते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ मैन। कि हमारा एक मेन केबल ऑपरेटर है जिसके पास डिश से सारे सिग्नल्स आते हैं, और फिर वो केबल्स के थ्रू उनको घरों में कनेक्ट करता है सेटअप बॉक्स के थ्रू, और वहां पर फिर वो सिग्नल्स को रिसीव करके अपने फेवरेट टीवी चैनल्स देख सकते हैं। सो वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एक मैन का। उसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लो एक सिटी है और एक कोई स्कूल है जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस है उसी सिटी के अंदर। सो उस स्कूल की ब्रांचेस हैं, उसी सिटी के अंदर दो तीन ब्रांचेस हैं, और उनको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मैन। वो भी आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क इज जब आप सिटी से भी बाहर चले जाओ, जब आपका एरिया जो है वो एक से ज्यादा सिटीज को कवर कर रहा हो, स्टेट को कवर कर रहा हो, कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा हो, ठीक है। तो जब मैन के बाहर चला गया तो फिर कितना भी बड़ा हो वो वैन ही होता है, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे बैंक्स के नेटवर्क हो गए, ठीक है, इंटरनेट हो गया, दैट इज द बिगेस्ट नेटवर्क वी हैव। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज योर इंटरनेट। उससे बड़ा तो नेटवर्क ही हमारे पास कोई नहीं है, है ना। सो ये सब आपके हो गए टाइप ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। आपको ये सब के बारे में लिखना आना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसको प्रॉपर, इसका एक ट्री शेप डायग्राम बनाकर, कि ऐसे यहाँ पर आपने लिखा नेटवर्क, ठीक है, फिर उसके ऐसे चार बनाकर फिर चारों के नाम लिखोगे, फिर इनको पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट इट। फिर ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज आर्पानेट, आर्पानेट के बारे में आपसे शॉर्ट नोट में ही पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि आर्पानेट क्या होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इट वाज मेड इन 1969 फॉर यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि बनाया गया था ताकि ये डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर करने में हेल्प कर सके। सो इट वाज मेड फॉर यूएस डिफेंस अकेडमी, ठीक है। सो तब ये बना था और तब से यूज हो रहा है, फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क व्हिच वाज क्रिएटेड। अब चलो ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि नेटवर्क क्रिएट होना चाहिए, नेटवर्क से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, है ना, हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, हम रिसोर्सेज शेयर करेंगे, बट कनेक्ट होंगे कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टुगेदर? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो मीडिया चाहिए होगा ना, कुछ तो तरीका चाहिए कि कनेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वायरलेस,
and unguided is called, sorry उल्टा लिख दिया मैंने, guided is called wired and unguided is called wireless. ठीक है, सो आपके पास गाइडेड, नाम से ही पता चल रहा है गाइडेड, गाइडेड है मतलब बता रहा है किधर को जा रहा है, तो वो वायर्ड है, और अनगाइडेड जो है वो वायरलेस है. So twisted pair cable, it consists of two identical 1 mm thick copper wires insulated and twisted together. The twisted pair cables are twisted in order to reduce crosstalk and electromagnetic induction. So इसमें क्या होता है, पतली सी thin copper wires होती हैं जो कि आपस में ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, और ये ट्विस्ट के पीछे रीजन होता है कि एक दूसरे के अंदर डिस्टरबेंस को कम कर देते हैं. ठीक है, सो ये गाइडेड की कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि वायर है. फाइन, सो इट कंसिस्ट ऑफ दिस, द ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर रिड्यूस क्रॉसटॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो डिस्टरबेंस है उसका टेक्निकल नाम जो है वो है क्रॉसटॉक. इसके फायदे क्या है, इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, एंड ये एक्सपेंसिव भी नहीं होती है. सबसे रीजनेबल कॉस्ट की जो वायर है आपकी वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है. डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज इनकैपेबल ऑफ कैरिंग अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. उसके लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस लगाने की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रिपीटर. सो हमें एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है रिपीटर, जिसको यूज करके हम सिग्नल्स को वापस अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे बूस्ट कर सकते हैं. सो रिपीटर इज रिक्वायर्ड. जैसे आपके जो सिग्नल्स हैं वो ऐसे ऐसे जा रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाएगी, तो बीच में चाहिए होगा एक डिवाइस जिसका नाम है रिपीटर. रिपीटर क्या करेगा, आपके सिग्नल्स को वापस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे ले आए. ठीक है, और इसकी बैंडविड्थ कम होती है, इसलिए इसको हम जो ज्यादा डेटा वाली सर्विसेज है ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस में यूज नहीं करते. ठीक है, आजकल तो वैसे ही फाइबर ऑप्टिक बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, बट पहले आपका ट्विस्टेड पेयर भी यूज होता था नेटवर्क्स में. Then we have coaxial cable. It consists of a solid wire. इसमें क्या होता है, thick copper wire होती है. उसमें क्या था, thin copper wires थी. इसमें thick copper wire है. जितनी copper wire आपकी thick होगी उतनी अच्छी मानी जाएगी. So it consists of a solid wire core surrounded by one or more foil or braided wire shields, each separated from the other by some kind of plastic insulator. It is mostly used in cable wires. तो ये जो आपकी टीवी की केबल वाली तारें होती हैं, जो डिश एंटीना से आपके टीवी तक आती हैं, आपकी प्ले स्टेशन की तारें होती हैं, ये सारी जो है ये आपकी कोएक्सियल केबल होती है. ठीक है, सो डेटा ट्रांसमिशन रेट इज बेटर than twisted pair, and it provides a cheap means of transporting multi-channel television signals around metropolitan areas. डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है ट्विस्टेड पेयर की कैटेगरी के कंपैरिजन में, एंड इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज एंड रिकॉन्फ़िगर आल्सो. तो इसको दोबारा से बिछाना हटाना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर. अगर कॉस्ट फैक्टर नहीं है तो सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारा है वो है ऑप्टिकल फाइबर. सो दिस इज अगेन अ वायर, ये गाइडेड मीडिया के अंदर ही आता है, बट इट्स अ वेरी थिन ग्लास वायर. इट्स एज थिन एज अ ह्यूमन हेयर. हमारा एक बाल जितना पतला होता है उतनी पतली एक तार होती है ये. सो इट्स थिन ग्लास वायर एंड डेटा इज ट्रांसमिटेड in the form of light. Is transmitted in the form of लाइट. ठीक है, तो आपका जो डेटा है वो लाइट फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और लाइट से फास्ट कुछ नहीं होता, हम सबको पता है. देयर इज नथिंग फास्टर देन लाइट, है ना. सो जो ये फाइबर ऑप्टिक है इसमें जो डेटा है वो सबसे फास्ट तरीके से ट्रांसफर होगा, क्योंकि उससे ज्यादा फास्ट कुछ होता ही नहीं है. सो ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई सिक्योरिटी. डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज वेरी हाई. इसमें नॉइज डिस्टर्बेंस नहीं होती है, बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए प्रॉपर एजुकेटेड इलेक्ट्रिशियंस जो मतलब जो इसी में ही काम करते हैं फाइबर ऑप्टिक में, वो टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं. कॉपर वायर तो कोई भी आपका जो है इलेक्ट्रिशियन आके यूज कर सकता है. ठीक है, सो कॉपर वायर लगाने के लिए एनी पर्सन हु हैज बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैन डू दैट. लेकिन फाइबर ऑप्टिक कोई भी बंदा नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर फाइबर ऑप्टिक की ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, तभी वो फाइबर ऑप्टिक वाला काम कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो दैट इज द डिसएडवांटेज. अब आगे हमारे ये वायरलेस. इंफ्रारेड इज वायरलेस. ठीक है, आपके टीवी रिमोट में जो रेज यूज होती है जिसके थ्रू आप चैनल चेंज करते हो वो इंफ्रारेड है. इंफ्रारेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या है, ये किसी भी हार्ड ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर सकता. आप इवन जहां पर टीवी रिमोट से वो लाइट सी आपने देखी होगी, टीवी के ऊपर एक रेड सी लाइट होती है, अगर आप उसके आगे खड़े हो जाओगे, अपना हाथ आगे कर दोगे, तो चैनल चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो वो इंफ्रारेड के थ्रू होता है. इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू हार्ड ऑब्स्टेकल्स. सो दिस इज बेसिकली फॉर टीवी एंड एसी रिमोट्स. ठीक है, टीवी रिमोट्स, गैरेज डोर्स, ये सब के लिए होता है.
फिर आ जाता है रेडियो वेव, जो एफएम हम सुनते हैं, ठीक है, जो रेडियो आप सुनते हो उसको एफएम कहते ही क्यों है? एफएम की फुल फॉर्म ही क्या है? एफएम की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो ये वायरलेस सिग्नल्स हैं और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। आपने सुना होगा जब ये बोलते हैं कि रेडियो एफएम सो एंड सोज का नाम है, एंड 102.4 एफएम, 95.2 एफएम, है ना? तो वो साथ में फ्रीक्वेंसी भी बताते हैं अपने चैनल की। तो उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको रेडियो सिग्नल्स जो है वो एडजस्ट करने होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एफएम। तो रेडियो वेव्स का बेस्ट फायदा क्या होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और ये हर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। सो रेडियो वेव ट्रांसमिशन ऑफर्स मोबिलिटी, इट इज चीपर देन लेइंग केबल्स एंड फाइबर्स। इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टेरेन, मतलब जहां पर हिली एरिया है, जहां पर केबल्स नहीं बिछाई जा सकती, वहां पर बेस्ट रहती है आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है। पर इसकी डिसएडवांटेज भी है। एक तो ये उतना सिक्योर नहीं है, इसमें डेटा स्टीलिंग की जा सकती है, ठीक है। आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे वॉकी टॉकी आपने देखे होंगे, वो वॉकी टॉकी जो है वो रेडियो वेव पे चलते हैं। तो उसमें कई बार होता है कि दूसरा बंदा कोई सेम अपना डिवाइस उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लेता है, तो दो लोगों की आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको वो सुन सकता है। इसलिए मूवीज में दिखाते हैं कि वो कोडेड लैंग्वेज में बोलते हैं उस पे वॉकी टॉकी पे, कि वो कोड अपने कोड फॉर्म में बोल रहे हैं, उन्होंने अपने कोड्स रखे हुए हैं, तो अगर कोई सुन भी लेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि इस कोड का मतलब क्या है ना। सो वो क्यों रखते हैं कोड्स? क्योंकि इसमें डेटा टैपिंग पॉसिबल है, डेटा सिक्योर नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे कीप कोड्स। बट ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें डेटा सिक्योर नहीं होता है। सो रेडियो वेव प्रोपगेशन इज susceptible to weather effects like rains, thunderstorms, etc. बाकी ये आपकी वेदर से भी इफेक्ट होती है और उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। देन कम्स माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल करता है और ये बेटर है रेडियो वेव से, सेफ भी है। जो हमारे सेल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स, वो ज्यादातर आपके माइक्रोवेव पे काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ अमाउंट पे भी करना पड़ता है। सो इट इज चीपर देन लेइंग केबल और फाइबर, एंड इट हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशियंस, ठीक है। इसमें भी इनसिक्योर है इन कंपैरिजन, ठीक है। सिग्नल्स फ्रॉम एंटीना में स्प्लिट अप ट्रांसमिटेड इन डिफरेंट वे टू डिफरेंट एंटीना व्हिच लीड्स टू रिड्यूस द सिग्नल स्ट्रेंथ। उसके लिए आपको रिपीटर्स चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि जहां पे हम कहते हैं ना, यहाँ पे एयरटेल का टावर नहीं है आसपास तो सिग्नल सही नहीं आ रहे, यहाँ पे जियो के टावर ज्यादा है, यहाँ पे सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो वो टावर्स बेसिकली क्या करते हैं? सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं। तो जहां पे टावर्स होते हैं वहां पे हमें अच्छे सिग्नल मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास, ठीक है। सो वो इसके साथ है। इसमें सबसे बेस्ट वायरलेस में जो होता है वो सैटेलाइट होता है। सबसे महंगा है लेकिन सबसे अच्छा है, ठीक है। सो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो सैटेलाइट होता है, कि यहाँ से डिश लगाई, सीधा सैटेलाइट पे सिग्नल गया, सैटेलाइट से सीधा दूसरे देश के दूसरे जगह पर आपका सिग्नल पास हो सकता है। सो दैट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट, बट इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव होता है और इंस्टॉलेशन भी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। सो ये है, हो गए हमारे ट्रांसमिशन मीडियाज, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियाज जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में यूज हो सकते हैं। वायर्ड और वायरलेस कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। सो आफ्टर द ट्रांसमिशन मीडिया वी हैव सम डिवाइसेस जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो आप जानना चाहिए हो कि हाँ ये डिवाइसेस होते हैं। सो इसमें हमारे पास आ जाता है मॉडेम, ठीक है। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो सिग्नल्स को स्टोर करता है किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म। ये आपका डिजिटल सिग्नल्स है, ठीक है। और जब डेटा ट्रांसमिट होता है केबल्स के थ्रू या वायरलेस, तो वो जनरली जाता है एनालॉग फॉर्म में। सो इस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिमिलर वे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये जो कन्वर्जन है ये कौन करता है? ये मॉडेम करता है। सो मॉडेम इज द मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपका डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। और इसमें दोनों काम होते हैं इसके, कि डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करना। दो तरह के मॉडेम्स होते हैं, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम जो है वो सीपीयू के अंदर होता है, एक्सटर्नल मॉडेम अलग से, जैसे वाईफाई राउटर होता है, पहले वैसा होता था, आजकल तो एक्सटर्नल होते ही नहीं है, अब इंटरनल ही आते हैं, ठीक है। देन आपके पास एक RJ45 कनेक्टर होता है। आपने कभी लैन केबल देखी होगी तो उसके आगे ऐसे एक वाइट सा कार्ड बना होता है जो लगता है, इसको प्रेस करके आप उसके जैक में लगा सकते हो, प्रेस करके निकाल सकते हो, आपके लैंडलाइन टेलीफोन्स में भी लगा होता है। उस कनेक्टर को RJ45 कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। एथरनेट कार्ड होता है जिसको NIC भी कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपके
मदरबोर्ड के साथ ही अटैच्ड होता है। इसकी हेल्प से ही हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो हम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। देन वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। अब क्या होता है, जैसे आपको एक नेटवर्क बनाना है तो एक डिवाइस है हब, इसमें एक मेन कंप्यूटर की तार होती है और इसके साथ जितने कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर रहे हो उनकी अलग से तार होती है। सो दिखने में हब और स्विच दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, बट इनमें फर्क क्या होता है कि जो हब है वो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग? हम कहते हैं ना ये एपिसोड ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट होगा मतलब सब जगह दिखाया जाएगा। सो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि वो कंटेंट सब जगह पहुंचेगा। सो हब के पास अगर किसी भी लाइन से डेटा आ रहा है तो वो उसको सबके पास भेज देगा। सबके पास भेज देगा, जिसका एड्रेस मैच करेगा वो उसको रख लेगा, और जिसका एड्रेस मैच नहीं करेगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, बट वो जाएगा सबके पास। दैट इज योर हब, ठीक है, वो हब का काम है। स्विच इंटेलिजेंट है। हम कहते हैं कि स्विच जो है इट्स एन इंटेलिजेंट हब और अ स्मार्ट हब। तो स्विच इज सेड टू बी इंटेलिजेंट और अ स्मार्ट हब क्योंकि वो डिसीजन ले सकता है कि जो डेटा आया है वो आगे किस एड्रेस पे पास होना चाहिए। सो जो भी डेटा हमने रिसीव किया है उसको आगे हम किस एड्रेस पे पास करेंगे, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्विच। तो वो इंटेलिजेंट हब है, ठीक है। देन यू हैव गेटवे। जब आपके पास दो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं और अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स हैं, उनको हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए गेटवे यूज होता है। एंड एक डिवाइस होता है राउटर, दैट इज अगेन यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स एंड टू फाइंड द बेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। रिपीटर मैंने आपको बताया था, एम्पलीफाई करके सिग्नल्स को वापस अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे लेकर आता है। उसके बाद आपके पास इसके ऊपर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज एक्सप्लेन करो, ठीक है, या दो टोपोलॉजीज के बीच में डिफरेंस आ सकता है, या सीधा ही आ जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वेरियस टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजी होता क्या है? टोपोलॉजी होता है द ज्योग्राफिकल और फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, या आपने कंप्यूटर्स को एक्चुअली में कनेक्ट कैसे किया हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी डिफरेंट तरह की होती है, जैसे कि सबसे पहले टोपोलॉजी आपकी बस टोपोलॉजी, जिसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें एक मेन केबल होती है जिसको बैकबोन केबल कहा जाता है, ठीक है, और इसी के साथ आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। सो ऑल कंप्यूटर्स आर जनरली कनेक्टेड टू दिस मेन केबल, ठीक है। अब आप, ये तो मैं आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ, पर अगर आप एक रूम का लेआउट देखो तो रूम में ऐसे दीवारों पे होता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर्स होंगे और ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही मेन केबल के साथ connected है। So this is bus topology that all computers are connected to a single cable. किसी भी कंप्यूटर को डेटा भेजना है वो केबल पे सेंड कर देगा, सबके पास पहुंचेगा। जिसका एड्रेस मैच करता है वो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसका एड्रेस मैच नहीं करता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं? इजी टू कनेक्ट एंड इंस्टॉल, इन्वॉल्व्स लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन एंड कैन बी इजीली एक्सटेंडेड। ड्रॉबैक क्या है कि अगर मेन केबल खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क चलना बंद कर देगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही मैसेज सर्कुलेट कर सकता है, जब वो एक मैसेज पहुंच जाएगा वो काम खत्म हो जाएगा, तभी दूसरा मैसेज हम भेज सकते हैं। तो हर सिस्टम को पहले देखना पड़ेगा कि केबल फ्री है या नहीं। अगर केबल फ्री है तो वो अपना डेटा केबल पे छोड़ेगा, अगर उसको पता चल जाता है कि अभी कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा। जब वो ट्रांसमिशन हो जाएगा उसके बाद ही वो फर्दर डेटा भेज सकता है, ठीक है। और अगर कोई कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इफ इट्स नॉट वर्किंग, सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा कंप्यूटर है जो काम नहीं कर रहा है। सो इट्स डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, मतलब फाइंड द एरर। फिर आपके पास सबसे ज्यादा जो टोपोलॉजी यूज होती है, सबसे ज्यादा नेटवर्क्स में जो टोपोलॉजी यूज होती है वो है स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है और वो सेंट्रल डिवाइस आपके सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है। सो एक सेंट्रल डिवाइस बाकी सब कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है, सारा कंट्रोल इसके पास होता है। अगर इसने इसको कुछ भेजना है तो ये पहले इसके पास भेजेगा, ये एड्रेस चेक करेगा, इसके पास भेज देगा। बेस्ट है क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल है। सो फायदे क्या हो गए? इजी टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, सिंगल नोड फेलियर डज नॉट अफेक्ट, अगर ये कंप्यूटर नहीं चल रहा है इससे बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉल्ट डिटेक्शन इजी है, ठीक है। सो इन केस ऑफ स्टेशन फॉल्ट तो पूरे नेटवर्क पे कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक तो अगर ये सर्वर खराब हो गया, ये सेंट्रल डिवाइस खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। डिफिकल्ट टू एक्सपैंड, इसमें जनरली जो सेंट्रल डिवाइस यूज होता है ना वो ऐसे साइज में आते हैं 8x1, 16x1, 32x1। सो अगर आपके पास 8x1 है और आपको सिर्फ दो ही कंप्यूटर्स और लगाने हैं तो आप नहीं लगा सकते, आपको इस पूरे डिवाइस को बदलना पड़ेगा 16x1 वाले के साथ, फिर उसमें चाहे 6 खाली रहे, बट वी हैव टू चेंज इट लाइक दैट, ठीक है।
केबल ज्यादा चाहिए। केबल ज्यादा क्यों चाहिए? कभी भी किसी ऑफिस में ऐसा तो नहीं होता ना कि बीच में डिवाइस रखा हो और साइड पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हो। तो आपका जो सर्वर है वो होगा तो यहीं कहीं। अब अगर ऐसे डेस्क लगे हुए हैं तो आपको यहाँ तक भी अलग केबल चाहिए, इससे यहाँ तक अलग केबल चाहिए, इससे यहाँ तक अलग चाहिए, इससे यहाँ तक अलग चाहिए, इससे यहाँ तक अलग। तो हर कंप्यूटर को एक अलग केबल चाहिए सेंट्रल डिवाइस तक। सिंस एवरी कंप्यूटर रिक्वायर्स अ डिफरेंट केबल टू द सेंट्रल डिवाइस, तो आपको बहुत ज्यादा केबल चाहिए होती है स्टार टोपोलॉजी में। सबके डायग्राम्स आपको जरूर बनाने हैं जब भी आपको ये क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा। यू मस्ट मेक द डायग्राम्स। फिर है द ट्री टोपोलॉजी combines the characteristics of the linear bus and the star topologies. It consists of groups of star configured workstations connected to a bus backbone cable. इसमें क्या होता है? आपका hierarchical order में कनेक्ट होता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये एक सेंट्रल डिवाइस है, ये दो के साथ कनेक्टेड हो गया। आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों एक बस में है क्योंकि ये एक ही केबल से कनेक्टेड है, बट ये इन दोनों के साथ कनेक्टेड है तो इट्स अ स्टार। फर्दर इसके आगे सब पार्ट्स हो सकते हैं, फिर इसके आगे सब पार्ट्स हो सकते हैं, इनके आगे सब पार्ट्स हो सकते हैं। सो दैट्स ट्री। ठीक है, ये ज्यादातर ऑफिस में यूज होता है, जैसे सीईओ का ऑफिस हो गया, मतलब कंप्यूटर हो गया, फिर वो आगे नीचे जनरल मैनेजर के साथ कनेक्टेड है, फिर वो आगे सब लोगों के साथ कनेक्टेड है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसमें नेटवर्क कंजेशन कम हो जाता है। ट्री के अलावा हमारे पास कुछ और टोपोलॉजीज भी हैं, जैसे कि हमारे पास एक टोपोलॉजी है रिंग। रिंग टोपोलॉजी में सर्कुलर ऑर्डर में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर्स हैं कुछ ऐसे, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। सो इस वन डायरेक्शन होता है, ये इसको डेटा भेजना है इसे, तो इसके थ्रू होता हुआ यहाँ पे चला जाएगा। अगर बीच में कोई कंप्यूटर खराब हो गया तो वहां ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा होता है कंप्लीट टोपोलॉजी। कंप्लीट टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपके पास हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। जैसे ये एक है तो ये चारों के साथ होगा, ये एक है ये भी चारों के साथ होगा, ये भी चारों के साथ होगा, ये भी चारों के साथ होगा। सो एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद एवरी अदर कंप्यूटर। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड with every other computer इन द नेटवर्क। सो उस चीज को हम कंप्लीट टोपोलॉजी कहते हैं। इसी की छोटी बहन है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कंप्यूटर कम से कम दो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। सो एवरी कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड विद एटलीस्ट टू अदर कंप्यूटर्स। दो से ज्यादा के साथ हो सकता है पर कम से कम दो के साथ होना चाहिए। सो अगर आपका कंप्यूटर कोई भी दो और कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम मैश टोपोलॉजी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज के अलावा आपके पास नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एक चीज है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, और एक स्विचिंग टेक्निक्स है। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होते हैं? अब हाउ द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता कैसे है, वो स्विचिंग है। सो स्विचिंग टेक्निक्स में आपके पास सबसे पहली स्विचिंग टेक्निक्स जो यूज होती थी वो थी सर्किट स्विचिंग। क्या था सर्किट स्विचिंग? कि भाई टेलीफोन लाइंस जो हमारी केबल सॉरी जो लैंडलाइन टेलीफोन्स थे, उसमें क्या आता है कि पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। तो जब आप फोन करते हो आप नंबर डायल करते हो, फिर आपका एक पूरा का पूरा पाथ डिसाइड होता है टिल द डेस्टिनेशन। फिर वो पूरा पाथ जब बंदा फोन उठा लेता है तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, और फिर आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होना शुरू होता है, और डेटा के साइज के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। तो सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, फिर डेटा सेंड होता है, और फिर कनेक्शन रिलीज होता है। फिजिकल डेडिकेटेड पाथ होता है हमारे पास, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ डेटा, कितना भी डेटा भेजा जा सकता है। इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि भाई कभी कभी बैंडविड्थ वेस्ट होती है, फिजिकली डेडिकेटेड पाथ चाहिए था। फिर कभी हमने ऐसे भी डेटा की जरूरत पड़ी कि जरूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन उस टाइम पे अवेलेबल हो, बट आई शुड बी एबल टू सेंड द डेटा। तो आया मैसेज स्विचिंग, जिसमें आपका ईमेल, एसएमएस, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह तो अब आए, बट उससे पहले ईमेल, एसएमएस वगैरह आए। तो उसमें क्या था कि हम मैसेज भेज देते हैं, लेकिन रिसीवर के पास कब पहुंचेगा हमें नहीं पता, वो जब भी ओपन करेगा उसको मिल जाएगा। ये यूज करता था स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि सेंडर सीधा तो रिसीवर के पास नहीं जा रहा, वो बीच में किसी इंटरमीडिएट कंप्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, फिर उस इंटरमीडिएट से हो सकता है एक और इंटरमीडिएट के पास जाए, फाइनली जाकर वो रिसीवर के पास पहुंचेगा। अब इस सारे मैकेनिज्म में प्रॉब्लम ये होती थी कि कभी कभी बहुत बड़े मैसेजेस होते थे जो ये बीच वाले इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स होल्ड नहीं कर पाते थे।
तो आपके पास ऐसे मैसेज आते थे 1 of 2, जैसे मेरे पास तो अच्छा फोन है तो मेरे पास वो पूरा मैसेज एक साथ आ सकता है, लेकिन बीच वाले कंप्यूटर्स जो हैं या बीच वाले जो इंटरमीडिएटर्स हैं वो नहीं भेज सकते, तो उसके पार्ट्स कर देते थे और फिर वो मैसेज ऐसे आता था 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3, मतलब एक ही मैसेज है इसके 3 हिस्से किए गए। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे ना आए तो उन्होंने क्या किया, पैकेट स्विचिंग निकाली। ये जो पूरा बड़ा मैसेज है उसको पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो जिनको हम पैकेट्स कहते हैं। सो आज की डेट में जो यूज होता है वो पैकेट स्विचिंग ही यूज होता है हर चीज के लिए। सो पूरा जो बड़ा मैसेज है दैट इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स, और फिर वो पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं रिसीवर के साइड पे, उन पैकेट्स को जोड़ के वापस बड़ा मैसेज बना दिया जाता है। ये टेबल आप याद रखेंगे कि पाथ एस्टैब्लिश इन एडवांस सर्किट स्विचिंग में होता है, मैसेज स्विचिंग में नहीं होता, पैकेट स्विचिंग में नहीं होता। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक सर्किट स्विचिंग में नहीं होती, मैसेज में होती है, पैकेट में भी होती है। मैसेज फॉलो मल्टीपल रूट्स सर्किट स्विचिंग में नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता डिसाइड होता है उसी से सारा डेटा जाता है। मैसेज स्विचिंग में अलग अलग रूट हो सकते हैं, पैकेट स्विचिंग में भी दोनों तरह की ऑप्शन होती है हमारे पास, सेम रूट वाली भी होती है, अलग रूट वाली भी होती है, तो यस अलग रूट हो सकती है। ठीक है, ये हो गया स्विचिंग टेक्निक। फाइन, फिर है लास्ट थिंग विच यू शुड नो अबाउट नेटवर्क्स इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल होता है किसी भी चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप किसी भी चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करते हो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सिमिलर वे व्हेन यू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाइल ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द इंटरनेट, दैट इज सेड टू बी नेटवर्क प्रोटोकॉल। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, बहुत सारे, उसमें से कुछ मेन मेन यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम है वेबसाइट्स को नेट पे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। सो HTTP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे आपके डेटा को ट्रांसफर करता है। आजकल HTTPS आता है, पीछे S का मतलब है कि वो सिक्योर है। FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी आप फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हो ये प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर आप व्हाट्सएप पे भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहे हो, आप अपना स्टेटस लगा रहे हो, तो आप एक फाइल अपलोड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो यूजिंग FTP। देन आ गया TCP/IP, इस पे तो पूरा इंटरनेट काम करता है। TCP/IP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क इसी के ऊपर काम करता है। आपका IP एड्रेस जनरेट होना, आपका रास्ता ढूंढना कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डेटा सही से पहुंचा है या नहीं, उसके एरर्स चेक करना, दैट ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ TCP/IP। ठीक है, उसके बाद आपके पास SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे आपकी ईमेल्स जाती है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जिसे हम रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि टीम व्यूअर, एनीडेस्क, और आजकल जूम में भी रिमोट कंट्रोल की ऑप्शन आ गई है, तो हम किसी भी जगह पर बैठकर किसी दूसरे के कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो टेलनेट जो है यूज होता है। देन मोबाइल फोन के जो प्रोटोकॉल हैं वो है GSM। GSM इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये स्पेशल टाइप के फोन्स होते हैं। WLL इज वायरलेस इन लोकल लूप। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट तो चैट ही होती है, टेक्सचुअल डेटा जो होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है VoIP, फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट protocol. So these are various protocols which are used on the internet, right? Then आपके पास आ गया SMS short message service, ठीक है। सो ये सब आपको पता होने चाहिए। 3G 4G 5G अब तो आ गया है, तो यू शुड नो। और आपका काम क्या है, आपका असाइनमेंट है कि आपकी जो स्पीड है इंटरनेट की, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, हमेशा KBPS है। बी का मतलब क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड, बाइट्स में नहीं होती, इट्स ऑलवेज इन बिट्स पर सेकेंड। आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि 3G 4G और 5G में स्पीड में क्या डिफरेंस है। सो ये जो 3G 4G 5G सिग्नल्स हमारे पास आ गए हैं, इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है, जो स्पीड हमारी इंटरनेट की आती है, उसमें क्या डिफरेंसेस है, मतलब whatever differences you can find between 3G 4G and 5G you have to tell me। तो आप वो लिखकर बताएंगे कि 3G 4G 5G में आपको क्या समझ आता है, क्या फर्क है। सो सर्च करो, ढूंढो, रिसर्च करो एंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन 3G 4G and 5G टेक्नोलॉजी ऑन योर कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। सो ये तो था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगले क्लास में हम करेंगे इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, और इंटरनेट से रिलेटेड ये जो बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, दिस वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, सो अभी हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है, इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट सेशन, और उससे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एडवांस ट्रेंड्स इन
आईटी एप्लीकेशन। सो आई होप जो आज हमने किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, इन केस एनी डाउट्स यू कैन obviously write in the chat or comments. I'll take care of it. बाकी पढ़ते रहो, थ्योरी है तो रीडिंग तो आपको देनी पड़ेगी इसको एक बार। सो डाउनलोड द नोट्स, रीड इट वंस, और फिर जो भी डाउट्स आए, जो भी टर्म आपको समझ नहीं आएगी, आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू दैट।